हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल आशु क्लासेस में। आप लोग कैसे हैं? आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। आज का वीडियो जो है वो यूपी ट्रिपल एस सी पेट के एग्ज़ाम से रिलेटेड रहने वाला है। तो जो भी भाई बहन अगर यूपी ट्रिपल एस सी पेट की तैयारी करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो में आप लोग शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बता दें दोस्तों कि यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम जो है वो 6 और 7 सितंबर को 2 शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा। मतलब एक दिन में सुबह मॉर्निंग में होगा और फिर शाम को होगा एग्ज़ाम ये। तो आप लोगों को बता दें दोस्तों कि इस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपका आज का फार्मूला मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही कार्यरत सिद्ध होगा। आप लोग बस वही फॉलो करना और आप देखना आप पेट में कितना अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर अपने भाई को सपोर्ट करिएगा, क्योंकि मैं भी तैयारी करता हूँ, मैं भी एस्पिरेंट हूँ। बहुत आप लोगों के कमेंट आते हैं, टाइम नहीं मिलता है, फिर भी जाके वीडियो बनाता हूँ कि आप लोगों की प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकूँ। तो सब आपको बता दें यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो है उसका सिलेबस थोड़ा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे, 120 मिनट मतलब 2 घंटे में आपको करने रहेंगे। 20 मिनट एक्स्ट्रा तो दिया जाता है, लेकिन उसमें आपको भी मालूम होगा कि बीच बीच में साइन कराने ये सब आते हैं, गोला भी करना होता है। तो इसलिए उतना 20 मिनट आपका ज़्यादा वो समय नहीं है जो एक्स्ट्रा है। तो पर क्वेश्चन आप समझ लो कि 1 मिनट में आपको लगभग एक क्वेश्चन करना ही है। तो ये तो आपका हो गया 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब आते हैं सिलेबस जो कि हमारा मेन है, हम क्योंकि उसी के हिसाब से हम चलेंगे तभी हमारा स्कोर ज़्यादा गेन कर पाएंगे। तो सिलेबस में आप 55 नंबर का आप सभी को मालूम है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जनरल साइंस, इकोनॉमिक्स है, पॉलिटी है। उसके बाद से 5 नंबर का मॉडर्न हिस्ट्री है। उसके बाद से 5 नंबर में आपके हिंदी और 5 नंबर में आपके इंग्लिश भी है। बाकी आपका 15 नंबर 10 नंबर में हिंदी जैसे 2 गद्यांश आते हैं, और 25 नंबर में आपका मैथ में 2 DI, एक ग्राफ और एक आपका वो क्या नाम है कि तालिका वाला, मतलब ये आता है। 10 नंबर का मैथ हो गया, और उसके बाद से 5 नंबर के आपके रीजनिंग आते हैं, और 10 नंबर का करेंट, 10 नंबर का आपका जनरल अवेयरनेस आता है। तो ये एक पूरा आपका ब्यौरा हो गया सिलेबस का। अब इसमें भी सबसे मोस्ट जो कहा जाता है स्मार्ट स्ट्रेटेजी कर सकते हैं, स्मार्ट वर्क कह सकते हैं कि इससे हम हमारा तो ठीक है इतना सब चीज़ है, लेकिन क्या हमारे इतने कम टाइम में जो कि अगर कोई मतलब तैयारी में और बूस्टअप करना चाहता है, ज़्यादा से ज़्यादा हाई स्कोर करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको मैथ कवर करना चाहिए। मैथ में आपका DI में और बहुत ईजी रहता है, और DI को केवल आप 20 नंबर का कवर करते हैं तो आपका 5 नंबर का परसेंटेज औसत ये सब भी कवर हो जाता है। क्योंकि आपको भी मालूम होगा DI में तालिका का जो है उसका कंपेयर करना होता है कि कुछ मतलब तालिकाएँ कि 2015 से 2010 के कंपेयर के बीच में अभ्यर्थियों की संख्या कितनी गुनी अधिक है या कितना गुना कम है। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप उसको परसेंटेज लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, मैं सॉरी माइनस करेंगे, माइनस करके फिर डिवाइड करेंगे, तो ये परसेंटेज का वहाँ कहीं ना कहीं रोल आ जाता है। या टोटल कितना है, एवरेज कितना है, तो वहाँ भी आपका औसत लगेगा, जो कि आपके 5 नंबर में ऑलरेडी ये टॉपिक है, परसेंटेज, प्रतिशत है, औसत है, ये सब है। तो आप लोग वहाँ से कवर हो जाता है। तो आप पहले मैथ को कवर करिए, जहाँ से ज़्यादा आप चांस रहता है कि क्वेश्चन गलत होने का भी और ज़्यादा हाई स्कोर करने का। तो 25 नंबर ये हो गया, आपके यहाँ से दिला देगा। बट फिर अपना नेक्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपका हिंदी है। हिंदी में भी आप अगर 10-10 नंबर का गद्यांश कवर कर लेते हैं और 5 नंबर का संधि विच्छेद में, तो कहीं ना कहीं गद्यांश में भी आजकल आ रहा है कि अंडरलाइन का आपका विलोम क्या होगा, जो रेखांकित किया गया, अंडरलाइन किया गया शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, या उसका वार्तशुद्धनी क्या होगी, ऐसे कहीं ना कहीं मतलब आते हैं, या इसका मुहावरा क्या होगा। तो ये आपका कवर हो जाता है। तो ये भी 15 नंबर का हिंदी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर 3rd नंबर पे आपका आता है करेंट अफेयर्स। अब आप बोलेंगे 3rd नंबर 10 नंबर का करेंट अफेयर्स, 10 नंबर का जनरल अवेयरनेस भी आता है, तो आप 3rd नंबर पर करेंट अफेयर्स को क्यों रखें? दोस्तों 3rd नंबर पर करेंट अफेयर्स का रखने का यही मकसद है कि अगर आप करेंट अफेयर्स को अच्छे से कवर कर लेते हैं, और ज़्यादा आपको कवर नहीं करना है, जनवरी से अगस्त तक का मतलब 5 से 7 6 से 7 महीने की कवर आपको कंप्लीट करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और आपको कहीं ना कहीं 8-9 नंबर आराम से मिल जाएगा। ठीक उससे बाहर आने की उम्मीद बहुत कम है। तो आप लोग जैसे अगर करेंट को अच्छे से कवर करते हैं तो आपका जनरल अवेयरनेस आप देखिएगा, जनरल अवेयरनेस भी आपका कवर हो जाएगा। क्योंकि जनरल अवेयरनेस में आप अगर सिलेबस उठा के देखो तो आपको क्लियर मालूम होगा कि सिलेबस में लिखा गया है कि पुस्तक, ठीक, कौन सा अवार्ड मिला है, कौन सी किसकी रचनाएं हैं, राजधानी मुद्रा है,
ठीक है, उसके बाद से कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, ये सब जनरल अवेयरनेस भी है। तो यही कहीं ना कहीं करेंट से आपका रिलेटेड हो जाता है और करेंट से आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि करेंट में भी आपके पुस्तक ये सब होती हैं। और खेल और पुरस्कार है, वहाँ पे कौन सा रत्न मिला है जनरल अवेयरनेस में, तो ये कहीं ना कहीं करेंट अफेयर से ही रिलेटेड हो जाता है। तो इसमें आपका ये 4 जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। पहला ये है मैथ, दूसरा है हिंदी, तीसरा है करंट अफेयर्स और चौथा आता है जनरल अवेयरनेस। ये 4 आप कंप्लीट करके कम से कम आराम से 60 नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आराम से ला सकते हैं, और 50 प्लस तो कम से कम आराम से ला देंगे। मैक्सिमम 60 है, 60 भी ला सकते हैं आप लोग। तो इसमें अब हम आप बात करेंगे कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपका है DI तो आपको मालूम ही है कि क्या होता है, उसमें ज़्यादा वो नहीं है। सेकेंड पे हो जाता है आपका हिंदी, तो हिंदी में आपका गद्यांश है, उसमें आप लोग क्या नाम है कि विलोम, उसके बाद से मुहावरा और संधि, ये 3 देख लीजिएगा, क्योंकि गद्यांश में भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं और 5 नंबर में ताली है ही। तो 5 नंबर हिंदी और 15 ये हो गया। थर्ड नंबर पर करेंट अफेयर्स की बात करें तो करेंट अफेयर्स में आपको ज़्यादा अपना फोकस करना है। खेल, कौन सा पुरस्कार किसको दिया गया है, कौन कौन सा पुस्तकें किसने रची है, और उसके बाद से कौन सा मतलब कि किसी को नियुक्ति कौन सी दी गई है, किसी राज्य के राज्यपाल हो गए या किसी पद पे, जैसे कौन है अभी BCCI का अध्यक्ष कौन है, ठीक है, या फुटबॉल फेडरेशन संघ के अध्यक्ष कौन है। तो ये सब पे जैसे खेल से रिलेटेड हो गया, स्पोर्ट रिलेटेड, पुरस्कार अवार्ड रिलेटेड हो गया, उसके बाद से पुस्तक रिलेटेड हो गया, उसके बाद से योजनाएं हो गई, ठीक, उसके बाद से हम लोग कहाँ पे ये बजट हो गया, इन सब पे आप लोग ज़्यादा फोकस करिएगा, और इससे आपके क्वेश्चन आने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी को भी फोकस करिएगा, क्योंकि आपको बता दें कि RO में आप देखे होंगे तो RO में कम से कम 3-4 क्वेश्चन साइंस से उठा लिया था, जैसे कि शुभांशु शुक्ला वाला था। उसके बाद से कौन से ये लॉन्च किया था, SpaceX जो ड्रैगन लॉन्च किया गया था, तो ड्रैगन भी पूछा गया था कि जो क्या नाम है गए थे अंतरिक्ष में, तो उसके रिलेटेड था। और उसके बाद से शतरंज के जो है डीगू के जीते हैं, तो उससे रिलेटेड आया था क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं अवार्ड हो गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हो गया, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है। उसके बाद से नोबेल पुरस्कार फिजिक्स साइंस का था, उससे आया था। तो ये नोबेल पुरस्कार हो गया, कौन सा मेडिसिन का किसको दिया गया है, केमिस्ट्री के लिए किसको दिया गया है, फिजिक्स, उसके बाद से शांति का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है, ठीक। तो ये हो गया, बहुत ज़्यादा पूछा गया था। उसके बाद से जनगणना सेंसर देख लीजिएगा कि जनगणना कौन सा है, मतलब कि 2011 में कौन से देश की जनसंख्या अधिक थी या कितने प्रतिशत जनसंख्या अधिक थी। तो आपको सब देखना है, जैसे जनसंख्या में, प्रतिशत में, न्यूनतम, मैक्सिमम, केंद्र शासित में, राज्य में, सब में ये आपको देखना होगा 2011 से रिलेटेड, क्योंकि आप आजकल का ट्रेंडिंग में यही आ रहा है, ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और फिर आपका आता है बजट में, केंद्रीय बजट में कौन सा एलोकेशन, बजट में ज़्यादा पैसा किस पे खर्चा किया गया, रेलवे पे किया गया, रक्षा मंत्रालय पे किया, गृह मंत्रालय पे किया गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश से रिलेटेड भी थोड़ा सा बजट का आप देखिएगा, उस उत्तर प्रदेश से रिलेटेड ही कहाँ पे कौन सा क्या नाम है प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय खुल रहा है, या क्या नाम महायोगी गुरु क्या नाम है कि चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ खुल रहा है, या कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे है, कौन सा अनुसंधान भी है इसमें, कौन सा रिसर्च कहाँ है, गन्ना अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक ऐसे, या भारतीय कॉफ़ी अनुसंधान केंद्र कहाँ है। तो ये चीज़ें जो हैं आपको, ये पूरा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है। और मैं थोड़ा वीडियो लंबा भी हो रहा है, और चूँकि सिलेबस भी ज़्यादा था तो बताने में आपको टाइम लग गया है। तो एक वीडियो और लाऊंगा जिसमें आपको केवल रिलेटेड रहेगा कि क्या क्या टॉपिक और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको पढ़ के आप लोग कम टाइम में आप लोग ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, ज़्यादा स्कोर अपना हाई कर सकते हैं। फिलहाल के लिए आपको 4 सब्जेक्ट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो मैंने बता दिया है, अभी उसी पे फोकस करिए, ज़्यादा रिवीजन, और उसके बाद से मॉक टेस्ट दीजिए। दोस्तों रिवीजन करिए और मॉक टेस्ट दीजिए। और मॉक टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि बस आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं और A B C लगा के उसके बाद छोड़ दे रहे हैं, उस एक ही मॉक टेस्ट दीजिए, लेकिन उसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है, उस एनालिसिस को करिए। ये नहीं कि 10 मॉक टेस्ट आप बस ऐसे कर रहे हैं कि 1 का A 2 का B 3 का ऐसे आप करते जा रहे हैं, ऐसे कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। 10 ऐसे देने से अच्छा है कि एक मॉक टेस्ट दीजिए और उसका फुल एनालिसिस करिए कि क्या क्या उसका था, भले वो क्वेश्चन आपका सही हुआ हो गलत हुआ है उसको भी एनालिसिस करिए, तब जाके मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा होता है। तो रिवीजन और मॉक टेस्ट दीजिए, टाइम बहुत कम है, तो आप लोग इतना करेंगे तो आपका बेस्ट स्कोर आएगा, आप लोग अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस
मजबूत होगा। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर है तो आप लोग 100% अच्छा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।